तो लास्ट लेक्चर में हम लोग करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि एलआर सर्किट में करंट ऐसे ग्रो करेगी। ये आई है, ये टी इस टाइप से ग्रो करेगी। यहाँ तक हम लोग थे, ये आई नॉट था और इसकी इक्वेशन थी आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। और इसमें मैंने बताया था कि आई नॉट की वैल्यू v बाई आर होगी और टाउ एल यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता था। और वो यहाँ पे L बाई आर के इक्वल आता है। तो लास्ट टाइम हम लोग इस ग्राफ में थे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं टाउएल की या L बाई आर की डायमेंशंस देखूं, जैसे तुम्हें याद होगा वहां पे हमारा CR सर्किट में वहां भी एक टाइम कांस्टेंट होता था, तो इसकी टाइम की डायमेंशंस आती हैं। क्यों? इसका मतलब T कह लो। दूसरी बात, टाउएल तुम्हें याद होगा वो टाइम होता था दैट टाइम in which current grows to 1 minus 1 upon E times क्यों into I नॉट, या जो अप्रोक्सीमेटली 0.63 I नॉट होती है या अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ आई नॉट होती है। काफी हद तक वही CR सर्किट की तरह ये हो गया। थर्ड, अब यहाँ पे जो आई नॉट है, जो V अपॉन आर है, इसको हम स्टेडी स्टेट करंट भी कहेंगे। स्टेडी स्टेट करंट और स्टेडी स्टेट करंट का मतलब करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? इसका मतलब ये हो गया करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। और बाय द वे ये वो करंट है जो इन द एब्सेंस ऑफ इंडक्टर रही होती। क्यों? आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन आर क्या रहता है, वो करंट है जो इन द एब्सेंस ऑफ इंडक्टर रही होती। तो आप कह सकते हो दिस इज करंट इन एब्सेंस ऑफ इंडक्टर। और इंडक्टर को मैं L से दिखा दे रहा हूं, ये क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट, इसमें एक हाफ लाइफ टाइम भी आता था, तुम्हें याद होगा हाफ लाइफ टाइम, और वो होता था ln2 इंटू टाउएल, और ln2 होता है 0.693। इसका मतलब 0.693 और टाउएल का मतलब हो जाएगा L बाई आर।
और हाफ लाइफ टाइम तुम जानते होगे ये 50% से रिलेटेड होता है ना, मतलब वो टाइम जब करंट स्टेडी स्टेट वैल्यू की 50% तक इंक्रीज कर जाए, इसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। और एक पॉइंट और, जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो लेस देन टाउ एल होता है, टाउ एल के बराबर। और ये ऊपर वाले सेट उससे भी दिख रहा होगा तुम्हें, इक्वेशन से भी दिख रहा होगा कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो 0.693 टाइम्स टाउ एल है। तो ऑब्वियस सी बात है हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, टाइम कांस्टेंट से क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इस फिगर में देखूं, इस फिगर में देखो कुछ ऐसा बनेगा, हाफ लाइफ टाइम छोटा होगा और टाइम कांस्टेंट बड़ा टाइम होगा। ये तो हो गया हाफ लाइफ टाइम, और ये टाइम कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे करंट आई नॉट बाई 2 तक पहुंच चुकी है, और यहाँ पे करंट 1-1/e टाइम्स आई नॉट तक पहुंच चुकी है, या कह लो जो अप्रोक्सीमेटली 0.63 आई नॉट यहाँ तक हो। काफी तक वैसे ही जैसे सीआर सर्किट में हम पढ़ते थे। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे होगा। पहली बात, t इक्वल टू 0 पे तुमने स्विच को ऑन किया, इसका मतलब उस टाइम पे करंट 0 थी। दूसरा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट पहुंचेगी, और उसी को हम आई नॉट कह रहे थे, V/R। तीसरा, अब जो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो किसी जनरल टाइम t पे करते हैं ना, तो लेट एट t इक्वल टू t, मान लो करंट I है, और ये अभी बढ़ रही है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, आई नॉट तक पहुंचना है, नहीं है, टू रीच अप टू आई नॉट। तो बेसिकली हम लोग t इक्वल टू टी पे डायग्राम बना रहे हैं और उसी में इक्वेशन बना रहे हैं। तो देखो t इक्वल टू टी पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, और ये बैटरी है, VRL, और इसमें I करंट आ चुकी है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि अभी ये बढ़ रही है, स्टिल इंक्रीजिंग। अब ये A B C D A, इसमें मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ, KVL अप्लाई कर रहा हूँ A B C D A में। सबसे पहले बैटरी मिली, और
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में गए तो प्लस V ऐसे है, फिर ऐसे गए तो माइनस IR, और फिर इंडक्टर को क्रॉस किया करंट की डायरेक्शन में, इंडक्टर को क्रॉस किया करंट की डायरेक्शन में, तो मैंने बताया था कि माइनस L di/dt रखेंगे और इसको कर दिया 0। और बाय द वे भी di/dt ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि करंट बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है di/dt क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो देखो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, di अपॉन V माइनस IR इक्वल टू 1/L इंटू dt, ये बनी। अब लिमिट्स लगाता हूं। एट टाइम t इक्वल टू 0 करंट 0 है, और एट टाइम t इक्वल टू t करंट मैंने I एज्यूम की है, I नॉट नहीं हो गया ध्यान रखना, बिकॉज I नॉट जो होगी वो स्टेडी स्टेट में होगी इंफिनिटी पे जाके। अब तुम ये देखो कि ये स्टैंडर्ड जो मैंने इंटीग्रेशन दिया था उसका रिजल्ट है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और इसमें ये तो है A, ये है B, और ये है C, जो मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिया था, ध्यान रखना। A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, देखो I की वैल्यू होगी A/B होता है, इसका मतलब V/R 1 माइनस E की पावर माइनस BCT होता है, माइनस BCT, तो माइनस R 1/L इंटू T, ये आया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, V/R 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन L/R आ गया। अब आप ये देखो कि मैंने V/R को उसको I नॉट बोला था और L/R को उसको टाउ L बोला था, तो ये तो हमारा था I नॉट, और ये वाली क्वांटिटी ये हमारी थी टाउ L। अल्टीमेटली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया I नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन टाउ L, ये आ गया। तो आई थिंक करंट ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अगर केवल रेजिस्टेंस होगा तो इंस्टेंट करंट ग्रो करेगी, और अगर इंडक्टर सर्किट में होगा तो फिर वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, फाइनल करंट वही रहेगी, आई नॉट मतलब V/R वही रहेगी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। और किसी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ में मैंने आपको दो टाइम बताए थे, एक यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ गया टाउ L इक्वल टू L/R, और चढ़ते हुए ग्राफ में वो 1 माइनस 1/E टाइम से डिफाइन होता है, मतलब 63% में, और एक हाफ लाइफ होगी, वो तो चाहे चढ़ता हुआ ग्राफ हो या उतरता हुआ ग्राफ हो, दोनों में 50% में डिफाइन होता है। और जो हाफ लाइफ होती है वो टाइम कांस्टेंट से क्या होती है, कम होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखो क्या है। ये सर्किट था,
और करंट ग्रो कर रही है, करंट इज इंक्रीजिंग। तो अब आप ये देखो कि ये आर है, ये एल है। एक तो ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया वी, बी, और ये कांस्टेंट है। और मैंने बताया था कि अगर करंट चेंज हो रही हो तो फिर इंडक्टर भी एक बैटरी के तरह बिहेव करता है ना, ऑल्सो ए बैटरी। लेकिन वो चेंज को अपोज करती है, नहीं होता, वो चेंज को अपोज करती है, विच अपोजेज द चेंज। तो इसमें मैंने बताया था कि जब करंट बढ़ रही हो, जब करंट बढ़ रही हो तो ये इस टाइप की बैटरी बनेगा ताकि करंट इधर को आ जाए। अब मैं अभी बताऊंगा कि इसका जो ईएमएफ होगा वो V20 एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। इसको अभी हम प्रूव करेंगे। दोबारा देख लो, अप्लाइड बैटरी का जो ईएमएफ है वो तो फिक्स है लेकिन जब करंट चेंज हो रही हो, जैसे यहाँ पे करंट बढ़ रही है, तो फिर इंडक्टर भी एक बैटरी बनेगा, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि अपोज करेगा। और उसका जो ईएमएफ होगा वो फिर V से लेके 0 तक एक्सपोनेंशियली क्या होगा, कम होगा। इसको अभी मैं कुछ टाइम के बाद प्रूव करूंगा, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। तो अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, देखो यहां पे लिखूंगा टाइम, यहां पे लिखूंगा अप्लाइड ईएमएफ, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एल के अक्रॉस होगा, ध्यान रखना, अक्रॉस एल। एक कर दूंगा नेट ईएमएफ, और एक आ जाएगी फिर करंट। ऑब्वियस सी बात है, करंट की वैल्यू हो जाएगी नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। सबसे पहले अगर मैं t इक्वल टू 0 पे कहूं तो अप्लाइड ईएमएफ V है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैंने तुमसे कहा था V होगा, लेकिन अपोजिट है, ध्यान रखना, उल्टा वो कर रहा है, तो इसके अंदर नेट ईएमएफ 0 आ जाएगा, तो नेट करंट भी 0 आ जाएगी। ये तो बिल्कुल शुरुआत में आ गया। अब चलते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी पे। अप्लाइड ईएमएफ तो V ही है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया, तो इसका अंदर नेट ईएमएफ V आ गया। तो यहाँ पे V/R ये आ गया, और इसी को हमने I0 बोल दिया, ये इंफिनिटी टाइम पे हो गया। दो टाइम और देख लेते हैं, चलो। t इक्वल टू टी हाफ में, ये तो V के इक्वल है, लेकिन ये V/2 रह गया, इसका मतलब नेट ईएमएफ भी V/2 आ गया।
तो जो करंट आ गई V अपॉन 2R आ गई, और ये I नॉट बाई 2। ये भी लॉजिकल लग रहा होगा तुम्हें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मान लो मैं टाइम कांस्टेंट पे देख लेता हूं, ये तो V ही है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना बेटा, V to 0 ये डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू होती है V e की पावर -1। अगर तुम्हें याद हो V बाई E होती है। अच्छा एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे ना 1 - 1 अपॉन E आता है, जहाँ पे ये था ना, हाँ 1 अपॉन E लिखा हुआ है, 1 अपॉन E लिखा हुआ, ठीक है। अब सुनो, तो ये V बाई E आ गया, तो नेट कितना रह गया देखो, V 1 - 1 अपॉन E। इसका मतलब नेट करंट कितनी आ गई देखो, V बाई R 1 - 1 बाई E, या कह लो I नॉट 1 - 1 बाई E, ये आ गया। और मान लो मैं किसी जनरल टाइम पे अगर कहूँ, सपोज करो जनरल टाइम पे कहूँ, तो फिर T इक्वल टू T पे अगर देखूंगा, तो अप्लाइड ईएमएफ तो V ही होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा देखो, V e की पावर -t अपॉन टाउएल होगा। तो फिर ये आ जाएगा V 1 - e की पावर -t अपॉन टाउएल। तो यहां पे आ जाएगा V बाई R 1 - e की पावर -t अपॉन टाउएल, और V अपॉन R की वैल्यू I नॉट थी, तो ये हो गया I नॉट 1 - e की पावर -t अपॉन टाउएल, ये। तो आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी उसको प्रूव कर दूंगा बस, केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला, कि जिस समय करंट ग्रो कर रही है उसमें एक तो अप्लाइड ईएमएफ हो गया V, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, और करंट के चेंज होते समय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इंडक्टर भी एक ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट तो करेगा नहीं, ये अपोज ही करेगा, मतलब नेट ईएमएफ को कम ही करेगा के लोग। और उस इंडक्टर के अक्रॉस जो नेट ईएमएफ आता है वो V से लेके 0 तक एक्सपोनेंशियली कम होता है, और वो मैंने टेबल दे दी। और अपोज करने का भी तुम यहाँ पे देखो, अपोज कैसे होगा देखो, आप ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि जो नेट ईएमएफ होगा दोनों का डिफरेंस होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहते हैं। अच्छा इसी बात को मैं थोड़ा सा ग्राफ फॉर्म में और बता देता हूँ, देखो क्या है। ग्राफ फॉर्म में कुछ ऐसा होगा देखो, ये तो अप्लाइड ईएमएफ हो गया, वर्सेस टी, तो ये तो फिक्स हो गया बिल्कुल, ये हो गया। अब चलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। वर्सेस टी। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एल है ना, ध्यान रखना, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये ऐसे कम होगा, ये V से कम होगा, लेकिन दोनों अपोजिट हैं बेटा, ध्यान रखना, ये ऐड नहीं है, ये सब्ट्रैक्टिव है। और इसका मतलब जो फिर नेट ईएमएफ होगा,
वो फिर ऐसे बढ़ेगा, ये भी हो गया। और जिस टाइप से नेट ईएमएफ होगा उसी टाइप से नेट करंट हो जाएगी, बस हो गया। तो अगर मैं नेट करंट देखूं, नेट करंट वर्सेस टी देखूं, तो फिर ये भी ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अप्लाइड ईएमएफ कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एल, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, वो v से लेके 0 तक एक्सपोनेंशियली क्या होगा, कम होगा। और नेट ईएमएफ 0 से लेके v तक बढ़ेगा। आप देखो ना, 0 से लेके v तक बढ़ेगा, तो इसका मतलब नेट करंट भी 0 से लेके आई नॉट तक क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, ये तुम्हें ना इसमें दिख भी रहा होगा, देखो अप्लाइड ईएमएफ तो फिक्स है बिल्कुल। इंड्यूस्ड ईएमएफ v से लेके 0 तक कम हो रहा है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ v से लेके 0 तक कम हो रहा है, और नेट ईएमएफ 0 से लेके v तक बढ़ रहा है। और जो नेट करंट है वो भी 0 से लेके आई नॉट तक क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये कह लो। हर्ष, क्लासेस हो रही है बेटा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पिछला कर लिया बेटा, बैकलॉग कर लिया? हर्ष, बैकलॉग कर लिया, पिछला नहीं किया बेटा? चलो, अब जरा मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रूव कर देता हूं कि वो एक्सपोनेंशियली कैसे कम होगा। तो एक तरीके से ईएमएफ, चल देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है, देखता हूँ बेटा। एक तरीके से जो ईएमएफ है वो एक्चुअल में वी एल भी होगा ना। अब देखो, ईएमएफ जो भी होगा वी एल भी होगा, और वी एल मैंने बताया था कि एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है। अब ये कितना हुआ देखो, एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ आई का मतलब हो गया आई नॉट 1 - ई की पावर -t अपॉन टाउ एल, ये हो गया। अब ये डिफ्रेंसिएशन मैं तुम्हें घर से करने के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको पूरा करके देखना। तो और इसमें ये ध्यान रखना, आई नॉट की जो वैल्यू रखनी है, आई नॉट की वैल्यू तो रखनी है v बाई आर, और टाउएल की जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है एल बाई आर। तो ये जब पूरा तुम करोगे तो ये तुम देखना अल्टीमेटली ना ये निकल के आएगा v ई की पावर -t अपॉन टाउएल आएगा। ये हो गया, बस इस टाइप से आएगा। और ये तुम्हें देख ही रहा होगा, ये एक्सपोनेंशियली क्या है, डिक्रीजिंग है, बस एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये क्या, तो ये तो था करंट ग्रोथ के बारे में। अब चलते हैं करंट डिके। मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, इवनिंग में वो
क्रिस क्रॉस देखता हूँ अगर क्रिस क्रॉस पॉसिबल है। मॉर्निंग तो पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं करंट डीके। जैसे करंट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है करंट डीके भी क्या होगा इन एलआर सर्किट। ये फिर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे ड्यू टू इंडक्टर करंट ग्रोथ जिस टाइप से एक्सपोनेंशियल हुई थी, उसी टाइप से क्या होगा कि अगर एलआर सर्किट है तो फिर जो करंट डिके होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो देखो क्या है कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, और यहाँ पे स्विच था कह लो। और करंट इसमें अपने पीक पे आ चुकी है, मतलब स्टेडी स्टेट में पहुंच चुकी है। आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर इक्वल टू स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। अब तुम्हारे दिमाग में यह रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्विच को मान लो ऑफ कर देता हूं, तो जैसे करंट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई थी, तो उसी टाइप से करंट डीके भी एक्सपोनेंशियल होगी। समझ में आ रही बात कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मतलब आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि स्विच को अगर मैं ऑफ कर दूंगा, तो जैसे करंट ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई थी वैसे ही करंट डीके भी एक्सपोनेंशियल होगी। बट वो थोड़ा सा यहाँ पे कैच है कि अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, तो फिर वो फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्योंकि देखो, अगर आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो एक तरीके से तुमने सर्किट ब्रेक कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये सर्किट ब्रेक कर दिया। और इसका मतलब करंट को जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, इंडक्टर इमीडिएट करंट को जीरो होने नहीं देता, लेकिन करंट फ्लो करे तो कहां से करे भाई, तुमने बीच में तो कनेक्शन ब्रेक कर दिया। तो वो एक तरीके से फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर तुमने स्विच को ऑफ कर दिया मींस एक तरीके से तुमने बीच में सर्किट ब्रेक कर दिया, तो करंट को जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन सर्किट में इंडक्टर है और वो करंट को इमीडिएट जीरो नहीं होने देना देगा, या कह लो उसकी टेंडेंसी ऐसी कि इमीडिएट करंट जीरो ना हो, करंट फ्लो करती रहे, मतलब धीरे धीरे जीरो अगर हो तो धीरे धीरे जीरो। लेकिन करंट फ्लो करे तो कहां से करे, ऑब्वियस सी बात है बीच में तो आपने उसको ब्रेक कर दिया, सर्किट तो ब्रेक कर दिया। तो ये इनडिटरमिनेट सिचुएशन हो गई कि इंडक्टर चाह रहा है कि करंट एकदम से जीरो होना, और करंट के फ्लो करने के लिए कोई पूरा पाथ ही नहीं है, बीच में ब्रेक है। तो ये इनडिटरमिनेट हो गई। तो अब आप कहोगे कि फिर करंट डीके का कौन सा सर्किट बनेगा, तो वो मैं बता दे रहा हूं, देखो कैसे। प्रॉपर जो करंट डीके होगी, मतलब प्रॉपर सर्किट,
proper circuit of current decay in LR circuit. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है, ये L है, ये R1 है, ये R2 है और ये V है। अब क्या है देखो, सबसे पहले जो स्विच था वो A पोजीशन में रहा था लॉन्ग टाइम तक। स्विच इन पोजीशन A फॉर लॉन्ग टाइम। तो एक तरीके से ये वाली करंट रही होगी ना, अगर आप देखोगे ये करंट रही होगी, इसको मैं I1 कह दे रहा हूं। तो इसका मतलब जो I1 रही होगी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी होगी। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी और इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगी वो V/R1 आएगी और इसका जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो L/R1 आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्विच काफी लंबे समय तक पहले A पोजीशन में रहा, तो इसका मतलब जो I1 करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की होगी और जिसकी फाइनल जो करंट रही होगी V/R1 रही होगी और इसका जो टाइम कांस्टेंट रहा होगा L/R1 रहा होगा। अब क्या हुआ, अब मैंने t=0 पे स्विच को A से B में शिफ्ट कर दिया। t=0 में स्विच को A से B में शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ देखो, अब जो इंडक्टर से करंट फ्लो कर रही थी, ये वाली जो करंट थी और जो I0 हो चुकी थी, मतलब अब इधर आ गया, एक्चुअल में ये I0 ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, बस हो गया ये। अब ये दूसरा हो जाएगा, I2 हो जाएगी, ये कह लीजिए। इस वाले सर्किट में उसको पूरा मौका मिल गया जो है। तो I2 फिर क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, कहां से कहां तक बताओ, जो है I0 से लेके 0 तक। तो जो I2 होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, exponentially decreases from I0 to 0। और बाय द वे ये I0 कितनी थी, V/R1 थी। और जब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी तो अब इसका टाइम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और वो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, L/R2 हो जाएगा, बस हो गया ये। एक बार सारा कंसेप्ट रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। अगर एक नॉर्मल LR सर्किट है जिसमें करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, स्टेडी स्टेट में पहुंच चुकी है V/R पे, तो दिमाग में ऐसे आता है कि अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो करंट को एक्सपोनेंशियली कम होना चाहिए, लेकिन वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनडिटर्मिनेट सिचुएशन बन जाती है। और रीजन मैंने आपको ये बताया कि रीजन क्या है, कि जब आप स्विच को ऑफ करोगे मींस कनेक्शन ब्रेक करोगे, तो एक तरीके से करंट को जीरो हो जाना चाहिए।
लेकिन इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एकदम से करंट को जीरो कर नहीं सकता। तो दोनों में एक तरीके से बिल्कुल ही जो है अपोजिट नेचर हो गए। इंडक्टर चाह रहा है कि करंट एकदम जीरो होना, और उस करंट को जीरो होने के लिए पूरा रास्ता ही नहीं मिल रहा, पूरा पाथ ही नहीं मिल रहा, तो वो इनडिटर्मिनेट सिचुएशन हो गई। तो मैंने एक प्रॉपर तुम्हें सर्किट बना दिया कि करंट डीके अगर तुम्हें देखनी है एलआर सर्किट में तो कैसे होगा। जैसे इसमें पहले स्विच ए पोजीशन में रहेगा लॉन्ग टाइम तक, तो ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया सर्किट। फिर तुमने टी इक्वल टू जीरो पे उसको बी से कनेक्ट कर दिया। अब देखा जाए तो आपने बैटरी हटा दी है, तो करंट को इमीडिएटली जीरो हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तुमसे कहा इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर को एक पूरा क्लोज सर्किट मिल गया, तो इंडक्टर क्या करेगा, आई नॉट करंट को एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक छोटी सी बात और, कि इस सर्किट में करंट ग्रोथ के टाइम पे टाइम कांस्टेंट अलग था, एल अपॉन आर वन था, और करंट डीके के साथ में टाइम कांस्टेंट अलग था, और वो एल अपॉन आर टू के इक्वल था। और यहीं पे एक चीज और, कि जब इंडक्टर में पूरी करंट ग्रो कर चुकी होगी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में एक एनर्जी स्टोर रही होगी ना, U इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब ये इतनी स्टोर रही होगी। तो जब करंट डीके होगी तो ये पूरी की पूरी एनर्जी इस रेजिस्टेंस में एज ए हीट डिसिपेट हो जाएगी, बस हो गया। सो ड्यूरिंग डीके हाफ एल आई नॉट स्क्वायर ये एज ए हीट डिसिपेट होगी, अक्रॉस R2। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जब इंडक्टर में करंट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच गई होगी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इतनी एनर्जी रही होगी, और जब तुम उसको बी से कनेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली यही एनर्जी फिर क्या होगी, R2 रेजिस्टेंस में क्या होगी, एज ए हीट क्या होगी, डिसिपेट होगी। ये क्या, अब चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एलआर सर्किट्स। सबसे पहली बात, बिल्कुल सीआर सर्किट की तरह होती है, जस्ट लाइक सीआर सर्किट्स, सीआर सर्किट प्रॉब्लम्स। दूसरी बात, t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे वैल्यूज फाइंड करो। फाइंड वैल्यूज एट t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू इन्फाइनाइट। फिर एक्सपोनेंशियली ग्राफ्स ड्रॉ करो। ड्रॉ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखो।
राइट एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। सीआर सर्किट में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, एक बार दोबारा सुन लो। एलआर सर्किट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे सीआर सर्किट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कि आपको जीरो टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखनी है। और वहां पे मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी कि जितनी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती है, मतलब हमारे सिलेबस में कह लो ऑल एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ऑल एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमारे सिलेबस में इन जनरल नहीं, उसमें जो टाउएल आता है वो सेम रहता है सबका। और वो टाउएल निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, मेथड ऑफ फाइंडिंग टाउएल। बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो, और इंडक्टर के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालो, फाइंड आर नेट अक्रॉस इंडक्टर। और लास्ट में जो टाउएल हो जाएगा वो एल अपॉन आर नेट आ जाएगा। एक बार मेथड रिपीट कर रहा हूं, t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हम लोग वैल्यूज निकालते थे। और सिंस ये एलआर सर्किट है तो एक्सपोनेंशियल होगा, जो कुछ भी होगा एक्सपोनेंशियल होगा। फिर हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ड्रॉ करते थे और उन एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के करस्पॉन्डिंग फिर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस निकालते थे। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे सिलेबस में अगर कई सारे टाइम के फंक्शंस बन रहे हैं तो उनका भी टाइम कांस्टेंट एक ही आता था, और वो टाइम कांस्टेंट हम कैसे निकालते थे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके और नेट रेजिस्टेंस निकालते थे अक्रॉस इंडक्टर और लास्ट में कर देते थे एल अपॉन आर नेट। अब बात आती है कि t इक्वल टू जीरो पे और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखो, आप ये देखो कि जैसे जो सिंपल एलआर सर्किट था ना जिसमें करंट ग्रो कर रही थी, उसमें हमने अप्लाइड ईएमएफ वी लगाया था और बिल्कुल शुरुआत में बैटरी ने भी वी पोटेंशियल दे दिया था, ईएमएफ दे दिया था। इसका मतलब करंट जीरो थी। अगर आप देखोगे जो सिंपल ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट था उसमें हमने अप्लाइड ईएमएफ क्या किया था, वी लगाया था, और इंडक्टर ने वी ईएमएफ ही प्रोड्यूस कर दिया था उल्टी डायरेक्शन में। इसका मतलब, और करंट उसमें जीरो हो गई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर मैक्सिमम अपोजिशन देता है और अपने से उसको करंट क्या करता है, जीरो करता है। अगर आप देखोगे तो t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडक्टर। इसका मतलब करंट थ्रू इंडक्टर वो जीरो था, अगर तुम्हें याद हो उसमें जीरो था। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। सिंपल ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में हमने देखा था कि अप्लाइड ईएमएफ तो V के इक्वल था और जो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा था
जो अपोज कर रहा था, बिल्कुल शुरुआत में वो भी V के इक्वल हो गया था। इसका मतलब इंडक्टर मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा है, या कह लो करंट थ्रू इंडक्टर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे। अब चलते हैं t इक्वल टू इन्फिनिट पे, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे अब t इक्वल टू इन्फिनिट पे तो स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी। इसका मतलब जो भी करंट थ्रू इंडक्टर है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जब इंडक्टर से करंट कांस्टेंट हो जाए फिर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। याद होगा, फिर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब जस्ट वो कंडक्टिंग वायर बन गया, बस हो गया। नाउ इट इज लाइक ए कंडक्टिंग वायर। तो इन दो कंसेप्ट्स को हम यूज करेंगे कि बिल्कुल शुरुआत में जब आप स्विच की पोजीशन चेंज करते हो तो इंडक्टर मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है, और अगर शुरुआत में उसमें कोई करंट नहीं है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं है, तो फिर वो t इक्वल टू 0 पे कोई करंट नहीं होगी, इतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट कर देगा उल्टी डायरेक्शन में। और इनफाइनाइट टाइम में, मतलब स्टेडी स्टेट में, जब करंट थ्रू इंडक्टर कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं है। इसका मतलब जस्ट वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह हो जाएगा, बस हो गया। तो इन दो कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग 0 टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे वैल्यूज निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर उनके करस्पॉन्डिंग हम एक्सपोनेंशियल क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। लेकिन हम ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड डे।